हेलो, हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग भाषा विज्ञान में देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उसके दोष और उसके मानकीकरण के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए और किसने कौन कौन से सुझाव दिए, सभी पे बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देवनागरी लिपि का विकास कैसे कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम इसी जानकारी को देने वाले हैं आप लोग को। इसलिए आप लोग अपने साथ कॉपी और कलम लेकर बैठिए और इस वीडियो को रोक रोक के विश्वास करके खुद के लिए, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए चैनल को देखिए, पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। चलिए बात नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, शॉर्ट में बिल्कुल बात करेंगे हम। तो पहली विशेषता थी ध्वनि एवं वर्ण में सामंजस्य। अब इसका मतलब क्या है, मतलब देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है और एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग किया। जैसे हम अ बोलेंगे तो अ अब केवल ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे ही हम क बोलेंगे तो क केवल ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये है इसकी विशेषता। और दूसरा है, अगला है असंदिग्धता अर्थात भ्रम की स्थिति नहीं होना। इसकी ये भी एक विशेषता है। सभी ध्वनियों का उच्चारण होता है। जैसे अंग्रेजी में कुछ क्या है कि कुछ ध्वनियां साइलेंट रह जाती हैं, कुछ शब्द साइलेंट रहते हैं, कुछ वर्ण साइलेंट रहते हैं, लेकिन हमारे हिंदी की बिंदी भी बोलती है। ये इसकी विशेषता है। और क्या है, अलग अलग ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह का होना। जैसे हम कमल लिखते हैं तो क के लिए ये लिपि चिन्ह है, म के लिए ये लिपि चिन्ह है और ल के लिए ये है। इस तरह से हम क्या लिखते हैं, कमल। अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। अगली विशेषता है लिपियों का वैज्ञानिक क्रम है। मतलब यहाँ पे स्वर पहले है, ये नहीं अंग्रेजी में क्या होता है, आप देखेंगे पहले ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक, मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसमें स्वर और व्यंजन दोनों साथ साथ हैं, लेकिन हमारे हिंदी की वर्णमाला में ऐसा नहीं है। सबसे पहले स्वर है, उसके बाद व्यंजन। इनका एक वैज्ञानिक क्रम है। और मात्रा प्रयोग की सुविधा भी हमारे यहाँ है। जैसे अंग्रेजी में जो कुछ भी लिखना हो, चाहे छोटी मात्रा हो या बड़ी की मात्रा, या हर्षी हो या दीर्घी हो, सब में आई का प्रयोग कर देते चल जाता है। लेकिन हमारी हिंदी में ऐसा नहीं है। उसमें हर शब्द के लिए हर्ष के लिए हर्ष मात्रा और दीर्घ के लिए दीर्घ मात्रा का प्रयोग की सुविधा है। और इस ध्वनि की अगली विशेषता है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये इसकी कलात्मक विशेषता है। अगली विशेषता है शिरोरेखा के कारण जो वर्ण है और जो शब्द है उनके बीच अंतर हो जाता है। जैसे हमने क्या, ये जो लिखा हुआ है कमल, यदि ये शिरोरेखा नहीं लगाते तो इस शब्द को हम साथ जोड़ नहीं पाते, साथ में ये रहता नहीं, अलग अलग भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि ये क है, म है, ल। लेकिन ये शिरोरेखा के कारण हमें ये पता चलता है कि ये तीनों वर्ण एक में मिलकर कौन सा शब्द बना दिए हैं, कमल। ये इसकी विशेषता है। अब जहाँ विशेषता होती है, जहाँ गुण होता है, वहां दोष तो अवश्य ही होता है। उसी तरह देवनागरी लिपि में जहाँ गुण है वहां कुछ दोष भी हैं। वो दोष क्या क्या हैं? पहला दोष है कुछ वर्ण दो तरह से लिखे जाते हैं, जिसको वर्ण द्वैधता कह सकते हैं आप। जैसे पहले देखिए, भ पहले ऐसे लिखा जाता था, ये था भ लिखने का क्रम। जैसे भ्रम, अगर इसे मान लीजिए गलती से ये शिरोरेखा लग जाए तो ये म बन जाता था, इसलिए ये इसका दोष था। और एक तरह से भ ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह से भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसको हम वर्ण द्वैधता कहते थे। ठीक है, अगली देखिए दोष क्या है, मात्राओं के प्रयोग में जटिलता। जैसे अगर हमको कीमत लिखना है तो बड़ी लगाना चाहिए कीमत। ठीक, किला लिखना है तो क पे छोटी कीमत लगानी चाहिए। तो ये थोड़ा सा दोष है, ये इसकी वजह से हमसे गलतियां, क्योंकि अगर यदि हम अर्थ मात्रा सही नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे हम बात करें आपसे अवधि शब्द में, ठीक, यदि हम बड़ी की मात्रा लगा दिए तो ये क्या हो गया, एक भाषा हो गई, ये एक भाषा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें छोटी की मात्रा लगाते हैं, यानी हर्षी कर देते हैं धम में, ये अवधि मतलब समय हो गया, ये क्या हो गया, समय। तो देखिए मात्रा के कारण क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। इसे लिखते समय ये ध्यान देना चाहिए, इसलिए इसकी मात्रा प्रयोग में क्या है, जटिलता है। अगला देखिए क्या है, शिरोरेखा में प्रयोग में जटिलता के कारण भ्रम की स्थिति हो जाती है। जैसे मान लीजिए घर लिखा था, ठीक है, मान लीजिए हमको धर लिखना था, धर, यहाँ पे धर था, यदि हम शिरोरेखा पूरी लगा दिए इसको क्या पढ़ लिया जाएगा, घर पढ़ लिया जाएगा, इसलिए ये भी इसका क्या है, एक दोष है। ठीक, अगला देखिए,
पंचम वर्ण और अनुस्वार के प्रयोग में भी दुविधा है। कहाँ पे हम पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे, कहाँ अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, ये भी जैसे देखिए मान लीजिए व्यंजन, यहाँ पे हमने पंचमाक्षर का प्रयोग किया है, यहाँ पे हमने अनुस्वार दे दिया है, ये भी क्या है, इसका एक दोष ही है। र के विभिन्न रूप, र के जो है विभिन्न रूप होते हैं, तो र के हम किस रूप का प्रयोग करेंगे, र के 4 रूप होते हैं। ठीक है, देखिए इस ट्रक में ये वाला र लिखे हैं हम, ड्रम में ये है, कर्म में ये है, क्रम में ये है, रजाई में कुछ अलग है। इस तरह से क्या हुआ, र का विभिन्न प्रयोग के कारण भी हमें दुविधा उत्पन्न हो जाती है। और त्वरित गति से लिखने में देरी, आप जानते हैं जब भी हम हिंदी भाषा में कुछ टाइप करते हैं तो हमें बहुत देर लगती है, तो ये भी इसकी क्या है, एक दोष है, ये भी सब इसका दोष है। ये हुए देवनागरी लिपि के प्रमुख प्रमुख दोष, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, देवनागरी लिपि के मानकीकरण के सुधार। तो चलिए देख लें हम लोग देवनागरी लिपि में मानकीकरण के सुधार क्या क्या है। वही देवनागरी लिपि में का मानकीकरण मतलब उसके लिए उस लिपि में किए गए सुधार। सबसे पहले व्यक्तिगत प्रयास किसने किसने किए हैं उसको हम जान लेते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार का प्रयास सबसे पहले किसने किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम सुधार किया गया। इन्होंने क्या सुझाव दिया था, तो वर्णों की बनावट में एक रूपता का सुझाव दिया था। जैसे झ कैसे लिखा जाता है, देखेंगे आप, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। इन्होंने कहा कि ये दो रंग का नहीं, वर्ण द्वैतता नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो भी वर्ण है उसमें केवल एक रूपता होनी चाहिए। यदि इन्होंने ये कहा कि एक रूपता मतलब ये झ है तो इसी को स्वीकार किया जाना, इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उनके कहने का ये मतलब था। अगला है, और दूसरा व्यक्तिगत प्रयास किसने किया था, 1904 ईस्वी में। ये डेटा बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1904 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइपों के तिलक फोंट का आविष्कार किया था। सबसे पहले हिंदी में कितने फोंट हुआ करते थे, जो टाइपिंग थी 256 फोंट हुआ करते थे। फोंट मतलब समझ रहे हैं, ये मात्राएं। जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द लिखना है तो उसमें कौन से अक्षर लगाना है, उसमें कौन सी मात्राएं लिखनी है, तो कुल इस तरह मिला मिला के कुल 256 फोंट हुआ करते थे। तो तिलक ने क्या किया, 1904 ईस्वी में 190 टाइपों के तिलक फोंट का आविष्कार कर दिया। ये थी इनकी क्या सुझाव, ये इन्होंने ये प्रयास किया था। अगला है वीर सावरकर। तो वीर सावरकर द्वारा अ की 12 खड़ी, ठीक है, किसका, अ की 12 खड़ी से अ आ, कौन कौन सा अ की 12 खड़ी, उन्होंने कहा कि अ आ ई, उन्होंने कहा कि अ की 12 खड़ी बनाइए। ठीक, इसका सुझाव दिया था किसने, वीर सावरकर ने, सावरकर बंधुओं ने। और काका कलकर ने क्या कहा था, इन्होंने भी इसका समर्थन किया था, किसका, अ की 12 खड़ी का। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कई बार बन भी चुका है कि अ की 12 खड़ी के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था, तो सबसे पहले तो दिया था वीर सावरकर ने। ठीक है, उसके बाद इसी चीज का काका कालेलकर ने क्या किया था, समर्थन कर दिया था। और इस जो इनकी जो बात है वही महात्मा गांधी का जो हरिजन पत्र है, कौन सा पत्र, ये जो हरिजन पत्र, इसमें इसका प्रयोग उन्होंने किया है। किस बात का, अ की 12 खड़ी का प्रयोग इन्होंने हरिजन पत्र में कर दिया था, किसने, गांधी जी ने। आप देखिए जो काका कालेलकर समिति थी उसका गठन कब हुआ था, उसने क्या क्या सुझाव दिए थे, तो ध्यान दीजिएगा। काका कालेलकर समिति, इसका गठन 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में, इसी समय हुआ था काका कालेलकर समिति का गठन। सबसे पहले तो आपको ये डेट याद रखने की, ये डेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस समिति द्वारा निम्नलिखित 14 सुझाव दिए गए। कितने सुझाव दिए गए, 14 सुझाव दिए गए। इन 14 सुझाव कौन कौन से थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। 14 सुझाव कौन कौन से थे, तो चलिए उन सुझावों के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला सुझाव ये था कि लिखने में सिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इन्होंने कह दिया कि जो आप सिरोरेखा लगाते हैं उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही, प्रत्येक वर्ण ध्वनि के उच्चारण क्रम में लिखा जाए। ठीक है, मतलब प्रत्येक ध्वनि का जो उच्चारण है वो उसी क्रम में लिखी जाए। अगला इन्होंने क्या कहा, अ की 12 खड़ी का प्रयोग किया जाए। देखिए इसीलिए कहा था काका कालेलकर, अ की 12 खड़ी का प्रयोग किसने बताया था, इसका सुझाव किसने दिया था, काका कालेलकर ने। लेकिन जब ऑप्शन में सावरकर और काका कालेलकर दोनों हैं, अगर ऑप्शन दोनों सही है तब दोनों उपयुक्त दोनों लगाएंगे, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, वीर सावरकर ही पहले आंसर लगा देना है, क्योंकि दोनों साथ में तो आएगा नहीं, इतना तो श्योर है। अगला है
पूर्ण अनुस्वार के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए। मतलब जो भी शब्द उसमें पूर्ण अनुस्वार यदि आ रहा है उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाए, तथा जो नासिक या अनुनासिक है उनके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अगला सुझाव इन्होंने, एक सेकंड, अगला सुझाव इनका देख लीजिए। ठीक है, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग किया जाए। अगला है अंकों का जो स्वरूप है वो भारतीय मानक वाला, मतलब भारतीय वाला, जैसे देखिए 1 2 3 4 इस तरह जो ये लिखा हुआ है उस तरीके से लिखा जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो ये जो ख है, जो ऐसे ख पहले लिखा जाता था, इसे भ्रम की स्थिति होती थी, इसलिए इसके स्थान पर क्या लिखा जाए, इस तरीके से ख लिखा जाए। इस तरह से हम रव इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अगर ऐसे रहेगा तो भ्रम की स्थिति नहीं होगी और इसको हम क्या पढ़ेंगे, ख पढ़ेंगे। ये भी सुझाव किसने दिया, काका कालेकर समिति ने। अगला है, कह रहे हैं कि ये जो अड़ है, पहले अड़ ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, इसके स्थान पर ये इसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, और पहले अ कैसे लिखा जाता था, इस तरीके से लिखा जाता था, तो इसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाए, इस वाले अ का प्रयोग किया जाए, इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जाए। ये सुझाव भी किसने दिया था, काका कालेकर समिति ने दिया था। अगला देखिए, कह रहे हैं इन्होंने कि जो जो क्या है, ठीक है, एक सेकेंड, इन्होंने कहा था कि ये जो छ है, ठीक है, छत्री छ ऐसे बोल रहे हैं, इसके स्थान पर क्या इसका प्रयोग जो है ऐसे इस रूप में किया जाए, क्योंकि हलंत का छ कैसे बनता है, ये छ संयुक्त व्यंजन है, इसका जो स्वरूप होता है हलंत का और स से बनता है, तो इन्होंने यही कहा कि इसका प्रयोग न करके इसका प्रयोग किया जाए। ठीक, ये भी इनका एक सुझाव था। और इन्होंने कहा था, अगला जो इनका सुझाव है, इनका सुझाव क्या था, ये जो ल है इसका प्रयोग भी होना चाहिए, जो कि अब हमारी वर्णमाला में इसको मानक हिंदी इसको हिंदी मानक निदेशालय ने इसको मान्यता दे दी है और इसी को 53वां मान लिया गया है। अब तो ये है, लेकिन उस समय ये नहीं था। अब ये जो कह रहे हैं, अगला सुझाव इन्होंने दिया कि जो ज्ञ को ज्ञ रूप भी प्रांतीय भिन्नता के लिए रखा जा सकता है। इसे मतलब इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ज्ञ, लेकिन इसके लिए कोई बंधन नहीं कि आप इसको ज्ञ ऐसे ही लिखिए ऐसे ही पढ़िए। यदि प्रांतीय भिन्नता है तो आप ज्ञ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी इनका एक सुझाव था। और उन्होंने कहा कि क तथा फ को छोड़कर जो भी शेष व्यंजन आते हैं, यदि उनमें स्वर नहीं है, स्वर रहित हैं, तो उनको हलंत लिखे जाने चाहिए। ठीक है, केवल क को और फ को छोड़कर, केवल ये दोनों आएंगे तब इन लोगों को आधा लिख देना है आपको, नहीं तो इनके सिवा कोई और आता है इसमें स्वर नहीं रहता है तो उनको आप क्या करेंगे, हलंत देकर। जैसे मान लो त आ गया तो त को हलंत देकर ही आधा लिखेंगे, स्वर रहित लिखेंगे। ये इनका सुझाव था। अगला इनका सुझाव है कि भ तथा ध में घुंडी का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब ये घुंडी क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए घुंडी क्या है, जैसे पहले ध ऐसे लिखा जाता था, ठीक, तो ये घुंडी नहीं थी, इन्होंने कहा कि इस तरह ध को लिखा जाना चाहिए। ये जो गोल है उसी को ये क्या कहते थे, घुंडी। ये जो क्या है इसको वो घुंडी कहते थे। किसमें किसमें, भ में और ध में। अब भ को भी ये बोले थे कि इस तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि किस तरह लिखा जाना चाहिए, घुंडी लगा के, घुंडी। ठीक है, इस तरह भ लिखा जाना चाहिए। ये भी काका कालेकर समिति का सुझाव था। और इन्होंने क्या कहा, और इन्होंने कहा ए तथा ओ को ह्रस्व मात्रा का निर्धारण होना चाहिए। यानी कि जो ए है और ओ है उनकी जो मात्रा है क्या गिननी चाहिए, ह्रस्व गिननी चाहिए। किसकी किसकी, ए की और ओ की। ये थे इनके 14 सुझाव। ये जो 14 सुझाव थे वो किसने दिए थे, काका कालेकर समिति ने दिए हुए थे। ठीक, यही हैं इनके 14 सुझाव। देखिए जिनकी संख्या कितनी है, 14 है। इसको आप पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिख लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर फंसेंगे। और हमारे यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस में, जीआईसी सबके सिलेबस में भाषा विज्ञान है, और भाषा विज्ञान से अब पहले तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जाम अब बहुत टफ हो चुका है, कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। अब चलिए हम लोग सुधार, वो तो थे व्यक्तिगत प्रयास जो व्यक्तिगत लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे किए थे। अब सुधार के लिए संस्थागत क्या प्रयास किए गए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, बहुत सारे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आपको यहाँ से बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर पूछ दे महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे, इसने क्या किया था, तो इसने तिलक फॉन्ट पे चर्चा की थी, इसने ये सुझाव करने का प्रयास किया था। फिर देखिए दूसरा क्या है, परंतु राष्ट्रभाषा साहित्य परिषद पुणे ने
तिलक फंड पर चर्चा की थी। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने तिलक फंड पर चर्चा की? तो आपका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने। अगला है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। कौन सी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। इसने कौन सा सुझाव दिया था? तो इसने अ की 12 खड़ी पर चर्चा की थी, इसका प्रयास किया था। नागरी प्रचारणी सभा काशी, इसने क्या किया था? इसने किया था वर्णमाला में वर्णों की संख्या पर विचार किया था। किसने? नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसने क्या प्रयास किए थे? इसने वर्णों की एक रूपता पर विचार किया था। ये थे हमारे संस्थागत प्रयास। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रशासनिक प्रयास, क्योंकि ये शासन द्वारा किए गए हैं, यानी हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं, इसलिए ये जो प्रयास है प्रशासनिक वो आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब इस प्रशासनिक सुझाव के बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला प्रशासनिक सुधार में क्या 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 हुआ। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया। सबसे पहला प्रशासनिक सुधार तो यही हुआ। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में, इस डेट को आप याद रखिएगा, कौन सी समिति? आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया गया। और इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई। कितनी बैठकें हुई? 9। और कब हुई थी? 9 बैठकें हुई थी। और उसके बाद 25 मई 1949 को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। और समिति में था क्या, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के पश्चात 28-29 नवंबर, कब? 28-29 नवंबर 1953 में लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लखनऊ में जो लखनऊ में है जो लिपि सुधार परिषद, जिसका निर्माण लखनऊ में किया गया था, वो किसके अनुशंसा पे किया गया? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के अनुशंसा पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। कब किया गया? 28 से 29 नवंबर 1953 में किया गया। अब क्या किया? ये जो नरेंद्र देव समिति थी, इसमें कई राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया। और इसकी अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसकी? ये जो आचार्य नरेंद्र समिति है उसकी अध्यक्षता। अब ध्यान दीजिएगा, इस समिति के द्वारा अ की 12 खड़ी को भ्रामक बताएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस समिति के द्वारा अ की 12 खड़ी को भ्रामक बताया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? आचार्य नरेंद्र देव समिति। इसी समिति के द्वारा आचार्य, मैं लिख देती हूँ, आचार्य नरेंद्र देव समिति, नरेंद्र, एक मिनट रुक जाइए, आचार्य नरेंद्र, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, नरेंद्र देव समिति। इसी समिति की अनुशंसा पर ही अ की जो 12 खड़ी है उसको क्या कर दिया? भ्रामक बताकर इसको नकार दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए सबसे अंतिम और सर्वमान्य प्रयास क्या क्या किए गए। सबसे अंतिम प्रयास क्या किया गया? सबसे अंतिम प्रयास किसके द्वारा किया गया? जो सर्वमान्य भी, जिसको सभी ने माना। क्या? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1959 में। कब? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1959 ईस्वी में किया गया। इसी को सबने मान किया। ये अंतिम प्रयास भी था और सर्वमान्य प्रयास भी था। तो इसको आप लोग याद रखें। और इसने निम्नलिखित सुझाव दिए गए, वो जो सर्वमान्य है इसको किसी ने फिर रोका नहीं या कोई भी बदलाव उसके बाद नहीं किया गया। क्या सुझाव दिया गया? पहला सुझाव है व्यंजनों में जो उच्छिप्त व्यंजन है ड और ढ, इनको और ये जो ल है उसको स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1959 में इसको स्वीकार कर लिया। और क्या हुआ? क फ र, इन तीनों को छोड़कर जो शेष वर्ण है, यदि वो स्वर रहित होते हैं तब उनको क्या लिखा जाए? हलंत उनको लिखा जाए। इन्होंने ही सुझाव दिया। इसने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने। अगला सुझाव क्या दिया? जो वर्ण 2 तरफ से लिखे जा चुके हैं उनका दूसरा रूप ही मान्य किया जाए। जैसे देखिए कैसे कैसे पर से इनको नकार दिया गया, अब ये रूप मान्य हो गया। उसी तरह इसको भी नकार दिया गया और ये रूप मान्य हो गया। ल को भी ये रूप नकार कर ये वाला रूप मान्य हो गया। और ख को भी इसको नकार कर ये वाला रूप मान्य होगा। उसी तरह अ में भी, उसी तरह छ में भी। ये सुझाव किसका दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। और क्या कहा गया
कि जो कीजिए, गए, चाहिए, इनको जो इस तरह का आप लिखेंगे तो वो क्या है, अशुद्ध है। उसके स्थान पर क्या लिखना है, कीजिए, गए, चाहिए, इस तरह ये जो वर्ण लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं, इसी को मान्यता उन्होंने दी, इसी को उन्होंने शुद्ध माना। और क्या बताया कि जो विद्वान शब्द है, भगवान शब्द है, तड़ित, विद्युत, इनके जो आप हलंत लगा देते हैं वो क्या है, अशुद्ध है, इनको अशुद्ध माना गया। शुद्ध किसको माना गया, विद्वान, भगवान, तड़ित, विद्युत, मतलब उसके नीचे न के जो न तक के नीचे जो तक के लिए जो हलंत लगा हो, उन हलंत को नहीं लगाना है, तभी ये शब्द क्या माने जाएंगे, शुद्ध माने जाएंगे। ये भी इस समिति ने निर्धारित किया या सुझाव दिया। अगला सुझाव क्या दिया, क, ख, ग, ज, फ, ये जो विदेशी जो फारसी ध्वनियां हैं, उन जो वर्ण है उनमें नुक्ता लगाने के साथ लिखने का सुझाव किसने दिया, इसी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने दिया, जो सर्वमान्य भी हुआ। जैसे आप क लिख रहे हैं, एक सेकंड, जैसे आप क लिख रहे हैं, यदि फारसी में लिखे तो यहाँ पे नीचे क्या लगा लेना है, आपको नुक्ता लगा देना है, ये आपका नुक्ता हो गया। ये सुझाव भी किसने दिया था, इसी समिति ने दिया हुआ था, नुक्ता, जो शब्द नीचे लगा इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। इसका सुझाव भी किसने दिया था, इसी समिति ने दिया था। अगला क्या है, पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग, खड़ी पाई का प्रयोग करने का भी सुझाव इसी ने दिया हुआ, किसने, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग जो थे, जैसे ही मान लीजिए कोई शब्द समाप्त हुआ, वाक्य समाप्त हुआ, तो उसके लास्ट में इस तरह अंग्रेजी जैसा डॉट दे देते थे, लेकिन इसको उन्होंने माने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब शब्दांत होता है, यानी आपकी बात पूरी खत्म होती है, तो लास्ट में आपको ये खड़ी पाई, इसको उन्होंने पूर्ण विराम कहा, इसका प्रयोग आपको करना। जैसे देखिए मैंने दिया हुआ है, इसका प्रयोग करने का सुझाव भी किसने दिया था, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने, जो सर्वमान्य भी हुआ। और क्या कहा इन्होंने, और इन्होंने कहा कि जो पंचमाक्षर हैं उनके लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ये जो लिख रहे हैं, मान लीजिए व्यंजन जो लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप व्यंजन को इस तरीके से ना लिखें, अगर किस तरह लिखें, इस तरीके से लिखें, यानी आप पंचमाक्षर का प्रयोग न करें बल्कि अनुस्वार का, इसका प्रयोग न करें बल्कि ये अनुस्वार का प्रयोग करें। ये भी सुझाव किसने दिया था, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने 1959 में ही दिया था। अगला क्या दिया था, इन्होंने कहा कि अनुनासिकता के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग, अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, उसके लिए आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। जैसे हम शब्द लिख रहे हैं चांद, ठीक है, जैसे हम चा बोल रहे हैं तो ये क्या है, अनुनासिकता मुख और नाक दोनों से उच्चारण हो रहा है, तो यहाँ के ऊपर क्या, चंद्र बिंदु का उन्होंने सुझाव दिया। जैसे हम गाँव बोल रहे हैं तो वहां पे भी हम किसका सुझाव उन्होंने दिया कि चंद्र बिंदु का हमें प्रयोग करना है। लेकिन हम अंक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अनुसार का प्रयोग करना है, न कि पंचमाक्षर का। ये सुझाव किसने दिया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने दिया। तो इस तरह से ये वीडियो आज यहाँ पे खत्म होती है। आज हमने पूरे जो हिंदी भाषा था उसमें हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा क्या इतिहास था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देख चुका है। और उसके बाद देवनागरी लिपि में का विकास कैसे हुआ, उसके क्या गुण थे, क्या दोष थे, उसके मानकीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आशा है कि इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, रिवाइज कर लेंगे और अपना एक नोट्स भी बना लेंगे। बिल्कुल देखिए मैं आप लोगों के लिए हाथ से लिख लिख कर वीडियो ला रहे हैं, ताकि इसमें आप देखें, जो आपको समझ में आए, अपनापन लगे और आप पढ़ें। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और साथ बनाए रखें। धन्यवाद।